गुंजा बचपन से गंजी थी। वो हर वक्त विग लगाकर रखती थी। गुंजा को जब लड़के वाले देखने आते हैं, उसने तब भी विग लगा रखी थी। किसी को पता नहीं चलता है कि गुंजा गंजी है और उसकी शादी रमन से हो जाती है। कविता बहू, तूने गुंजा बहू के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली या अभी भी बाकी है? रमन गुंजा को लेकर आता ही होगा। माँ जी, मैंने सारी तैयारी पूरी कर ली है। देवरानी जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कविता के देवर रमन की शादी गुंजा से हुई थी। शादी संपन्न हो गई और गुंजा विदाई के बाद ससुराल आती है। सुनीता और कविता रमन और गुंजा के स्वागत की तैयारी करके उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में गुंजा रमन के साथ ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी जेठानी कविता उसकी आरती उतारती है। आओ देवरानी जी, ससुराल में आपका स्वागत है। घूंघट के पीछे से गुंजा कविता के लंबे बाल देख लेती है। कविता के बाल उसके पैर की एड़ियों तक लंबे थे। जेठानी जी के बाल तो बहुत लंबे हैं और मेरे सिर पर बाल ही नहीं है। अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि मैं गंजी हूं तो सब मुझ पर हंसेंगे। गुंजा अपने विग का बहुत ख्याल रखती है कि कहीं वो गिर न जाए। कविता का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, जबकि गुंजा का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर। एक दिन कविता अपने बाल धोकर बालकनी में सुखा रही थी। उसके बालों से पानी टपक कर नीचे गिर रहा था। जेठानी जी, आपके बालों के पानी से फर्श गीला हो रहा है। मैंने अभी अभी पोछा लगाया था। क्या करूं देवरानी जी, मेरे बाल हैं ही इतने लंबे कि सुखाने के लिए इन्हें बालकनी में लटकाना जरूरी है। आप दोबारा पोछा लगा लेना। गुंजा को बालकनी में दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। पोछा लगाते समय गुंजा का विग जमीन पर गिर जाता है। कविता देख लेती है कि गुंजा के सिर पर तो बाल ही नहीं है। गुंजा, तुम गंजी हो? तुम्हारे माता पिता ने शादी से पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताई? हमें पता होता कि तुम गंजी हो तो हम रमन से तुम्हारी शादी कभी नहीं करते। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। ये तो रमन के साथ सरासर धोखा है। रमन को पता चलेगा तो ना जाने वो क्या करेगा। जेठानी की बातों से गुंजा बहुत डर जाती है। वो रोने लगती है। अगर मैं बता देती कि मैं गंजी हूं तो मुझसे कोई शादी नहीं करता। मुझे जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़ता। लेकिन तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका क्या? मुझे तो डर है कि कहीं रमन तुम्हें तलाक ना दे दे। नहीं जेठानी जी, ऐसा मत बोलिए। रमन को कुछ मत बताइएगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, मैं रमन को तो क्या किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा। मैं तैयार हूं। ठीक है, तो कल से फर्स्ट फ्लोर की सफाई भी तुम ही करोगी। हम्म? ठीक है जेठानी जी। अभी ऊपर आकर मेरे पैर दबा दो, उसके बाद मेरे कपड़े सुखा देना। गुंजा ऊपर जाकर कविता के पैर दबाती है। उसके बाद उसके कपड़े सुखाने लगती है। तभी नीचे से सुनीता उसे आवाज लगाती है। गुंजा बहू, गुंजा बहू। आ रही हूं माँ जी। गुंजा जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है। बहू, इतनी देर से तू ऊपर क्या कर रही थी? माँ जी, मैं जेठानी जी के कपड़े सुखा रही थी। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? बस अभी बना देती हूँ माँ जी। गुंजा, मेरे लिए गोभी के पकौड़े बना देना। ठीक है जेठानी जी। कविता गुंजा का फायदा उठाने लगी थी। वो घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन आराम करती। सारे काम वो गुंजा से करवाती। उसने गुंजा को नौकरानी बना दिया था। गुंजा इस डर से सारे काम करती कि कहीं कविता रमन को उसके गंजे होने की बात न बता दे। फिर एक दिन, गुंजा, तुम्हारे पास कौन कौन सी ज्वेलरी है मुझे दिखाना। कल तुम्हारे जेठ जी के साथ पार्टी में जाना है। गुंजा कविता को अपने गहने दिखाती है। वाह, ये सेट तो बहुत सुंदर है। ये सेट रमन ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। ये सेट मैं पार्टी में पहन के जाऊंगी। इसे लेकर मैं जा रही हूँ। कविता दूसरे दिन गुंजा के गहने पहनकर पार्टी में जाती है, जो रमन देख लेता है। क्या बात है गुंजा? आजकल मैं देख रहा हूं कि तुम कविता भाभी की भक्त बनती जा रही हो। कविता, घर के सारे काम तुम करती हो, कविता भाभी आराम करती हैं, और आज तो तुमने उन्हें मेरा दिया हुआ उपहार भी दे दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं तुम उनके लंबे बालों पर फिदा तो नहीं हो गई? जेठानी जी के बाल तो सुंदर है ही, उनके लंबे बालों पर कौन नहीं फिदा हो जाएगा। गुंजा चाहकर भी रमन को सच नहीं बता सकती थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। संडे को सुबह सुबह, गुंजा, मेरे बालों में तेल लगा दो, आज मुझे अपने बालों में शैम्पू करना है। ठीक है जेठानी जी, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। सारे लोग सो रहे हैं, मैं पहले आपके बालों में तेल लगा देती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता बना दूंगी। गुंजा कविता के बालों में तेल लगाने लगती है। कविता के बाल बहुत लंबे होने के कारण तेल लगाने में बहुत वक्त लग जाता है। गुंजा बहू, सुबह के 8 बज गए हैं। आज हमें चाय नहीं मिलेगी क्या? माँ जी, मैं चाय बनाने ही जा रही हूँ।
गुंजा, पहले मेरे बालों में अच्छी तरह से तेल लगा दो, उसके बाद इनकी चोटी बना देना, फिर चाय बनाने जाना। लेकिन उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं रमन को सारा सच बता दूं? नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। कौन सा सच गुंजा बहू? कुछ नहीं माँ जी। गुंजा, तू माँ जी को बता क्यों नहीं देती कि मेरे लंबे बाल तुझे बहुत पसंद है? तेरे लंबे बाल किसको पसंद नहीं है? गुंजा बहू, तेरे बाल लंबे नहीं होते क्या? शादी के बाद जब से तू आई है, तेरे बाल उतने ही बड़े हैं जितने पहले थे। गुंजा सुनीता की बात का कोई जवाब देती उससे पहले कविता ने कहा, माँ जी, बाल लंबे करना सबके बस की बात नहीं है। मेरी माँ ने बचपन से मेरे बालों की बहुत सेवा की है। उसके बाद मैं अपने बालों की सेवा करने लगी। बहुत मेहनत से इन्हें इतना लंबा किया है। चल, अब तेरे बालों में तेल लगाना हो गया हो तो गुंजा को किचन में भेज दे। गुंजा कविता के बालों में तेल लगाकर किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती है। जिसके बाद वो घर के दूसरे कामों में लग जाती है। तो वहीं कविता अपने कमरे में आराम करती है। गुंजा जब सारा काम खत्म कर लेती है, तब वो अपने कमरे में जाती है जहां रमन उसका इंतजार कर रहा होता है। ये क्या गुंजा, दोपहर के 2 बज गए हैं। तुम्हें मेरे लिए अब फुर्सत मिली है? क्या करूं, घर का काम ही इतना होता है। रमन गुंजा को अपने पास बिठाता है। तभी कविता गुंजा को आवाज लगाती है, जेठानी जी बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। गुंजा कविता के कमरे में जाती है। गुंजा, मेरे बालों में शैम्पू कर दो। गुंजा कविता के बालों में शैम्पू करने लगती है, जिसमें बहुत समय लग जाता है। कविता के बालों में शैम्पू करने के बाद जब गुंजा अपने कमरे में आती है, तब तक रमन सो चुका था। गुंजा भी आराम करने लगती है। शाम को जब रमन सोकर उठता है तो गुंजा बिस्तर पर नहीं थी। रमन गुंजा को ढूंढता हुआ कविता के कमरे में जाता है तो देखता है कि गुंजा कविता के लंबे बालों में कंघा कर रही थी। रमन को देखकर कविता कहती है, क्या बात है देवर जी, गुंजा को ढूंढते हुए यहां तक आ गए। गुंजा के बिना आपका दिल ही नहीं लगता। आपने सही कहा भाभी, गुंजा के बिना मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन गुंजा हर समय बिजी रहती है। आज सुबह से वो आपके बालों को संवारने में लगी हुई है। क्या करूं देवर जी, मेरे बाल हैं इतने लंबे, इनको संवारने में काफी वक्त लग जाता है। अब गुंजा को अपने बाल संवारने में वक्त नहीं लगता। उसके सर पर तो बाल ही नहीं है। क्यों गुंजा, मैंने सही कहा ना? कविता की बात सुनकर डर के मारे गुंजा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या बात है गुंजा, तुम डर क्यों गई? मैं तो मजाक कर रही थी। कविता की बात सुनकर रमन को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया भाभी, आपने मेरी गुंजा को बहुत परेशान कर लिया। अभी तो तुम्हें गुंजा की असलियत पता ही नहीं है। जब पता लगेगा तब तुम्हारा प्यार हवा की तरह गायब हो जाएगा। मैं जानता हूं। क्या जानते हो तुम गुंजा के बारे में? गुंजा ने तुम्हें धोखा दिया है। गुंजा ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं जानता हूं कि गुंजा के सर पर बाल नहीं है। गुंजा गंजी है। ये बात मुझे गुंजा की मां ने शादी से पहले बता दी थी। क्या? माँ ने आपको मेरे गंजेपन वाली बात बता दी थी? हाँ गुंजा। रमन, ये जानते हुए भी कि मैं गंजी हूं, आपने मुझसे शादी क्यों की? गुंजा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे बालों से नहीं। चेहरे की सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है, बाल भी झड़ जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक खूबसूरत दिल का इंसान हमेशा खूबसूरत रहता है। उसकी खूबसूरती लंबे बालों की मोहताज नहीं होती। मैंने तुम्हारे अंदर वही खूबसूरती देखी है, लेकिन जमाने ने तुम्हारी वो खूबसूरती नहीं देखी। तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? डॉक्टर के पास। रमन गुंजा को वहां से लेकर हेयर क्लिनिक जाता है, जहां वो गुंजा के सिर पर बाल उगाने की बात करता है। मिस्टर रमन, क्या आप जानते हैं कि गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है? इसमें लाखों का खर्चा आता है। मैं गुंजा के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप गुंजा को लेकर कल सुबह 10 बजे आ जाइए। ठीक है डॉक्टर। रमन और गुंजा घर वापस आ जाते हैं। रमन, आप मेरे बालों के लिए लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? तुम्हारे बालों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कल के बाद तुम्हारे सर पर बाल उग जाएंगे और कोई भी तुम्हें गंजी कहकर तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकेगा। दूसरे दिन रमन गुंजा को लेकर हेयर क्लिनिक जाता है, जहां डॉक्टर सर्जरी करके गुंजा के सिर पर बाल लगाता है। सर्जरी के बाद गुंजा और रमन घर आते हैं। रमन कविता से कहता है, भाभी, गुंजा अब गंजी नहीं रही। अब गुंजा के गंजेपन को लेकर आप उसे परेशान नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो गुंजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कविता और गुंजा गले लग जाती हैं। दोनों बहुएं मिल बांट कर घर के काम करने लगी। अनु बहुत संस्कारी लड़की थी। संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। अनु का ये संस्कार उसके ससुराल वालों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बहुत जल्द अनु के संस्कारी बहू बनने की असलियत सबके सामने आ जाती है।
शादी के बाद ससुराल आते ही अनु बहुत जल्द रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेती है। माँ जी, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना देती हूँ। बहू, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, तू अपने कमरे में जा, खाना मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छा लगेगा क्या? आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके और पिताजी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अनु की बात सुनकर वसुंधरा फूली नहीं समाई। वो बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई, जहाँ उसके पति कपिल बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। क्या बात है वसुंधरा, तुम यहाँ आराम कर रही हो? लगता है आज खाना नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा, बहू ने आते ही रसोई संभाल ली है। आज खाना बहू बना रही है, लेकिन उससे पहले वो हमारे लिए चाय बना रही है। कपिल और वसुंधरा बहुत देर तक बातें करते रहे, लेकिन अनु चाय लेकर नहीं आई। क्या बात है वसुंधरा, तुम तो कह रही थी कि बहू हमारे लिए चाय बना रही है। कहाँ है चाय भाई? कहीं बहू चाय बनाना भूल तो नहीं गई? मैं जाकर देखती हूँ। वसुंधरा रसोई में जाती है तो अनु रसोई में पोछा लगा रही थी। ये क्या कर रही है तू बहू? तूने चाय नहीं बनाई, थोड़ी देर में संजुला आती ही होगी, घर में झाड़ू पोछा संजुला लगा देगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? ये राम रसोई है। मेरी दादी कहती है कि सुबह सुबह रसोई में कुछ भी बनाने से पहले बनाने वाले को खुद नहाना चाहिए, उसके बाद रसोई की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, ताकि रसोई में जरा सी भी गंदगी न रह जाए। अगर रसोई में गंदगी रह जाए तो लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है। इसलिए चाय बनाने से पहले मैंने रसोई की सफाई कर ली। अब मैं आप लोगों के लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। बस 5 मिनट और रुकिए, मैं अग्नि देवता की पूजा कर लूँ। ठीक है बहू, तू पूजा कर ले। वसुंधरा वहां से जाने लगती है, तभी अनु की नजर वसुंधरा के चप्पलों पर जाती है। माँ जी, मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगी। अनु बहू, तू हमारी बहू नहीं बेटी है। बोल, क्या बात है? माँ जी, आज के बाद चप्पल पहनकर रसोई में मत आइएगा। रसोई बहुत पवित्र स्थान होता है, और घर में सबसे कह दीजिएगा कि कोई भी चप्पल पहनकर रसोई में ना आए। ठीक है बहू, आज के बाद घर का कोई भी सदस्य चप्पल पहनकर रसोई में नहीं आएगा। वसुंधरा वहां से चली जाती है। क्या बात है वसुंधरा, हमारी चाय कहाँ है भाई? वसुंधरा ने कपिल को सारी बात बताई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें संस्कारी बहू मिली है, वरना आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम चाय अकेले ही पीना, मैं तो चला नहाने, वरना दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा भाई। अरे लेकिन चाय तो पीते जाइए। कपिल नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में अनु चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। बहू, ये चाय तू वापस ले जा। क्यों माँ जी? मैं और तेरे पिताजी रोज एक साथ चाय पीते हैं। आज चाय में लेट होने के कारण तेरे पिताजी नहाने चले गए हैं। मैं उनके बगैर चाय नहीं पीती। माँ जी, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर रसोई की सफाई कर लूंगी। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है बहू। अनु चाय लेकर वापस चली जाती है। वो रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। 9 बजने वाले हैं। अगर मैंने बहू की मदद नहीं की तो तरुण के पापा और तरुण दोनों को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वसुंधरा रसोई में जाती है और खाना बनाने में अनु की मदद करने लगती है। तभी अनु चिल्लाने लगती है, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, आपने स्नान कर लिया? नहीं, लेकिन खाना बनाने और स्नान करने के बीच क्या संबंध? माँ जी, सुबह बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। जाइए, आप पहले स्नान करके आइए। अगर मैं स्नान करने चली गई तो देर हो जाएगी। तेरे पिताजी और तरुण को समय पर नाश्ता और लंच नहीं मिल पाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मैं पिताजी और आपके बेटे को समय पर नाश्ता और लंच दोनों दे दूंगी। आप जाकर स्नान कर लीजिए। सुबह सुबह स्नान और पूजा करने के बाद भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। बहू की बात मानकर वसुंधरा बाथरूम में नहाने चली जाती है, लेकिन जब वो नहाकर निकली तब तक अनु ना तो नाश्ता बना पाई थी और ना ही लंच। कपिल और तरुण दोनों को बिना खाए और बिना लंच लिए ही ऑफिस जाना पड़ता है। दूसरे दिन अनु सुबह 5 बजे उठ जाती है। वो नहाकर पूजा करने लगती है। पूजा की घंटी की आवाज सुनकर गहरी नींद में सो रहे घर के सभी सदस्यों की नींद खुल जाती है। इतनी सुबह सुबह कौन पूजा कर रहा है यार? अरे यार, कितनी नींद आ रही थी। तरुण देखता है कि अनु बेड पर नहीं है। वो उठकर पूजा स्थल के पास जाता है। ओफो अनु, इतनी सुबह सुबह पूजा करने की क्या जरूरत थी यार? मुझे सुबह सुबह सबके लिए चाय, नाश्ता और लंच बनाना है, इसलिए मैंने नहाकर पूजा कर ली। अरे चाय, नाश्ता और लंच बना लेती ना, इसके लिए पूजा करके घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो कि मैं लेट नाइट सोता हूँ, ऑफिस का कितना काम होता है। लेकिन मैं बिना नहाए और बिना पूजा किए रसोई में नहीं जाती। ये हमारे संस्कार है। बिना नहाए और बिना पूजा किए खाना नहीं बनाना चाहिए। तुम और तुम्हारे संस्कार ना मेरी नींद के आड़े आ रहे हैं। अब आप जाकर आराम से सो जाइए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तरुण दोबारा जाकर सो जाता है। अनु रसोई की सफाई करती है, जिसके बाद वो सबके लिए नाश्ता और लंच बनाने लगती है। कुकर की सीटी से कपिल की नींद हराम हो जाती है।
कपिल ने घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह किचन में कौन है भाई? रसोई में बहू होगी। लेकिन वो इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही है? कल आप और तरुण बिना खाना खाए और बिना लंच लिए ही ऑफिस चले गए थे, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर खाना बना रही है। लेकिन वो सुबह 7 बजे उठकर खाना बनाती, तब भी 8 बजे तक खाना बन जाता। यूं सुबह 5 बजे से हम सबकी नींदें हराम करने की क्या जरूरत है? आप नहीं जानते कि वो कितनी संस्कारी है। वो बिना नहाए बिना पूजा किए रसोई में नहीं जाती। रसोई की सफाई और अग्निदेव की पूजा करने के बाद ही वो खाना बनाती है। लेकिन हमारी नींद का क्या भाई? तुमने रसोई की जिम्मेदारी उसे दी ही क्यों? मुझे क्या पता था कि उसके संस्कार हमारी नींद उड़ा देंगे। जैसे तैसे अपनी अधूरी नींद बीच में ही छोड़कर वो तीनों आंखें मलते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि अनु सज संवर कर पूरे गहने पहनकर तैयार थी। उठ गए आप लोग? सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। अरे उठे नहीं है, उठा दिए गए हैं। कभी पूजा की घंटी से तो कभी कुकर की सीटी से। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं तो रसोई में खाना बना रही हूँ। पर दुल्हन की तरह तैयार होकर खाना बना रही हो? आज कुछ खास बात है क्या? घर की महिलाओं को सज संवर कर ही रसोई में जाना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में अनु चाय बनाकर लाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली वसुंधरा की सहेली आभा वहां आती है। अनु का 16 श्रृंगार देखकर वो कहती है, क्या बात है वसुंधरा, तू एकदम चुनकर सीरियल वाली बहू लाई है। सुबह सुबह तेरी बहू दुल्हन बनकर तैयार है। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आभा की बात का क्या जवाब दे। वसुंधरा की हिचकिचाहट को देखकर तरुण ने कहा, आभा चाची आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तरुण पानी लेने रसोई की ओर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने दरवाजे पर नोट चिपका रखा है, जिस पर लिखा था, कृपया रसोई में जाने से पहले चप्पल उतार दे। अब ये क्या है यार? ये जरूर अनु ने किया होगा। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में नहीं, किसी साधु महात्मा के आश्रम में आ गया हूँ यार। तरुण नोट को फाड़कर फेंक देता है और चप्पल पहनकर रसोई में चला जाता है। वो एक गिलास पानी लाकर आभा को देता है। ये लीजिए चाची। आभा पानी पी लेती है, जिसके बाद वो वसुंधरा से कहती है, वसुंधरा, मैं कल से देख रही हूँ तेरी बहू रसोई को बहुत साफ सुथरा रखती है, चूल्हे की पूजा भी करती है। ये सब आपने कब देख लिया चाची जी? बहू भूल मत, मेरा घर तेरे घर के बगल में है। मेरी रसोई की खिड़की से तेरी रसोई साफ साफ दिखती है। ये सुनते ही अनु घबरा जाती है। क्या आपने सब कुछ देख लिया? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। क्या बात है अनु? आभा चाची ने ऐसा क्या देख लिया कि तुम इतनी घबराई हुई हो? क्या बात है बहू, तू हमसे क्या छिपा रही है? मैं बताती हूँ। तेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। रसोई में आकर ये अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। इसकी माँ जैसे जैसे बताती है ये वैसे वैसे खाना बनाती है। ये संस्कारी होने का नाटक इसलिए करती है ताकि रसोई में इसके अलावा और कोई ना आ सके और किसी को कुछ पता ना चल सके। बस इतनी सी बात? अनु, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम माँ से कह देती, माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा देती। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि अगर मैं बता दूंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो माँ जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सब कहें कि वसुंधरा की बहू सर्वगुण संपन्न है। मैं क्यों नाराज होंगी भला? मुझे कौन सा खाना बनाना आता था? मुझे भी तो तरुण की दादी ने खाना बनाना सिखाया था। और तुझे किसने कहा कि सर्वगुण संपन्न कहलाने के लिए ये सब करना पड़ता है जो तू कर रही थी? अब चल, मैं तुझे रसोई में खाना बनाना सिखाती हूँ। वसुंधरा और अनु दोनों रसोई में चले जाते हैं।